नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल पर चर्चा करेंगे। कुछ वीडियो आधुनिक भारत पर पढ़ चुके हैं, उसको आप देख रहे होंगे, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। ये जो आज का टॉपिक है थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे और इस यूनिट से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और बहुत कन्फ्यूजन के प्रश्न रहते हैं। आज हम इस पर टू द पॉइंट चर्चा करने के बाद फिर उसके बाद आधुनिक भारत के आंदोलनों पर चर्चा करेंगे, जैसे पीछे हमने चर्चा किया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार की शुरुआत तो कर्नाटक से हो जाती है, किंतु जैसे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता प्राप्त होती है, आप ऐसे कहें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, वहीं से द्वैत शासन की स्थापना हो जाती है। एक प्रशासक के रूप में सामने उभर के आते हैं। फिर वहीं से बंगाल से प्रश्न बनता है कि बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी या प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उस समय कंपनी का प्रमुख कौन था। तो हमने पीछे भी आपके कमेंट्री गाइडलाइन में चर्चा किया, वैसे भी आपसे हमने चर्चा किया हुआ है कि उसमें एक वहाँ का अंग्रेज प्रशासक डेक था, जो कर्नल डेक के नाम से जाना जाता है, किंतु वो गवर्नर नहीं थे, प्रशासक थे। उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के कार्यकाल में प्लासी का प्रथम युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। उसी दीवानी के बाद बंगाल का बंदोबस्त करने के लिए, बंगाल की सत्ता संभालने के लिए प्रथम गवर्नर बंगाल का बन के क्लाइव आता है। आइए एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि क्लाइव से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। क्लाइव वैसे भारत पर 2 बार गवर्नर जनरल के रूप में पदासीन हुए। पहला 1757 से 1760, फिर 1765 से 1767 के बीच में ये यहाँ की सत्ता संभाले। अब गद्दी पर बैठते ही बंगाल, बिहार की दीवानी तो इनको मिली चुकी थी, इसके यहाँ पर इन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला। द्वैध शासन का अभिप्राय है कि दोहरा शासन। दोहरा शासन क्या है? एक यहाँ की निजामत का शासन और दूसरा यहाँ के इनके जो उप दीवान, ये गवर्नर यहाँ नियुक्त किए हुए थे कंपनी ने। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां आपसे पूछा जाता है, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को इन्होंने गवर्नर बनाया। आप ऐसे भी कह सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने करवाया भारत में, आधुनिक भारत में? तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत आधुनिक भारत में लॉर्ड क्लाइव ने करवाया। अगर लॉर्ड क्लाइव की बात आ जाती है तो एक प्रश्न आपसे फिर बन जाता है प्राचीन इतिहास पर। आइए थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। यह प्रश्न एपीओ की परीक्षा में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में जब पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो किस जगह पर द्वैध शासन प्रणाली का संचालन हो रहा था। तो वहाँ एक पोटिल नामक स्थल है सिंध के मुहाने पर, वहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो आपको एक बात और अवगत करा देना चाहेंगे यहीं पर हम, जैसे गवर्नर जनरलों से संबंधित तो बहुत सारी बातें होंगी, यहाँ हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे किसी गवर्नर जनरल के समय की सबसे पहली घटना, विचित्र घटना और अंतिम घटना। तो पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना आधुनिक में होती। प्राचीन में आपने देखा कि पश्चिमोत्तर में पोटिल प्रांत में। यह प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। फिर क्लाइव ने व्यापार समिति की स्थापना की 1765 में। इन्होंने चीनी, चाय, तंबाकू, तो व्यापार समिति का गठन करने के पीछे क्लाइव का उद्देश्य रहा कि जैसे बंगाल पर इनकी सत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता प्राप्त होती है, लूट का काम प्रारंभ हो जाता है। पन्नीकर ने इसे महान लूट का कार्य भी कहा है। लूट के कार्य से बचने के लिए जो यहाँ के इनके सहयोगी रहे, उनको चीनी, चाय और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार दे दिया गया व्यापार समिति के माध्यम से। सॉरी। फिर
लॉर्ड क्लाइव के समय में ही श्वेत विद्रोह खूब पूछा जाता है। श्वेत विद्रोह क्या है? श्वेत विद्रोह 1766 में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि में जाएं कि श्वेत विद्रोह का ये है कि बंगाल में जो सेना के या सिपाही नियुक्त होते थे उनको दोहरा वेतन भत्ता दिया जाता था, दोहरा भत्ता दिया जाता था पहले। लेकिन जैसे ही बंगाल के बाहर, तो क्लाइव ने क्या किया, ये जो दोहरा वेतन था उसको बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर बंगाल के बाहर किसी को जाके सर्विस करनी हो या बंगाल के बाहर जाके सेना का संचालन करना हो या कुछ इस तरह से काम करना हो तो उन्हीं को दोहरा भत्ता दिया जाएगा और किसी को दोहरा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसका विरोध हुआ, वही उसी को श्वेत विद्रोह का मतलब इनके सैनिकों द्वारा विरोध हुआ और मुंगेर इलाहाबाद के छावनी में श्वेत विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यहीं से सैनिकों का प्रथम विद्रोह भी आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में एडमंड बर्क हैं, ये जो एक आयरिश थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे। इन्होंने एक इनके बारे में कथन कहा है, यह कथन आपसे पूछे जाएंगे। इन्होंने कहा है, एडमंड बर्क ने बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला क्लाइव के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि क्लाइव केवल बड़ी बड़ी नींवें ही रखता है। और इसके बारे में एक और बात कही गई है, पर्सिवल स्पीयर इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार, इन्होंने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। फिर क्लाइव 22 नवंबर 1774 को ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली थी और इस प्रकार से जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव रखी उनके जीवन का अंत आत्महत्या से हुआ, आप ऐसा कह भी सकते हैं। अब इसके बाद कुछ टेम्परेरी गवर्नर जनरल हुए बंगाल में। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। बंगाल में टेम्परेरी गवर्नर जनरल रहे, गवर्नर रहे, उनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे एक गवर्नर रहे हालवेल 1760 में। हालवेल के बारे में कहा जाता है जब 20 जून 1756 को बंगाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। बंगाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल घटना का आर्डर क्रम पूछा जाता है। ब्लैक होल घटना उसके पहले ब्लैक होल घटना के बाद जो अलीनगर की संधि के बाद प्लासी का युद्ध, इस प्रकार से इनका आर्डर क्रम होता है। वो आपसे आर्डर क्रम पूछा जाता है, पीछे भी हमने पढ़ाया है, फिर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ब्लैक होल घटना इन्हीं के समय में घटित हुई। फिर वेनिस्टार्ट 1760 से 65, इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध आपसे खूब पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध का टाइम ड्यूरेशन जो है 22 अक्टूबर 1765, ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 22/10/1700, पीछे हमने चर्चा किया है, 22/10/1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये पूछा जाएगा बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ, तो बक्सर का युद्ध वेनिस्टार्ट के समय में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये पूछा जाता है और आप लोग गलत भी करते हैं, इसको समझें। फिर उसके बाद कार्टियर की बारी आती है। इन्होंने 1769 से 1772 के बीच में इनकी शासन सत्ता बंगाल में रही। ये बंगाल के टेम्परेरी गवर्नर रहे। 1770 में 1700 जो दोषपूर्ण इनकी राजस्व प्रणाली थी, उन दोषपूर्ण राजस्व प्रणाली या इनके दोषपूर्ण प्रशासनिक सिस्टम के चलते 1770 में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। इसको आपदाओं का महासागर भी कहा जाता है। इसी अकाल को आधुनिक, इसमें 1/3 जनसंख्या बंगाल, बिहार, उड़ीसा की समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल को 2 भागों में बांट के देखते हैं। एक तो जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, बंगाल के गवर्नर रहते हैं तब देखते हैं, और दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो 2 स्टेप में इनको बांट के देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखें बंगाल का अंतिम, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर वहीं पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, तो क्लाइव, ध्यान रखिएगा। फिर वहीं पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स हो गए। वहाँ गवर्नर जुड़ेगा, फिर गवर्नर जनरल जुड़ेगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के
कार्यकाल में पारित हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत यहाँ के क्या कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने के लिए सबसे पहली बार अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। इसके बारे में विशेष बातें जब हम भारत कंपनी का संवैधानिक विकास या भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे आधुनिक भारत में, तो हम चर्चा कर लेंगे। किंतु एक पॉइंट में देख ले जो आपसे पूछा जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत कलकत्ता में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। ध्यान रखिएगा, एक्ट 73 का है, सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित होता है। फिर यही प्रश्न आपसे बनता है पीटी में, पीटी के दृष्टिकोण से बात हो रही है। प्रथम सुप्रीम कोर्ट आपने देखा 1774, अगर प्रथम सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो यही बात फिर उठ जाती है कि इसके चीफ जस्टिस कौन रहे होंगे। तो चीफ जस्टिस सबसे पहले इसके रहे एलिजा एम्फे, ध्यान रखेंगे। और इनके सहयोगी अन्य 3 जस्टिस चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 जस्टिस और एक चीफ जस्टिस, इस प्रकार से 4 सदस्य यहाँ कौन से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर एक प्रश्न फिर बन जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है यह बहुत विद्वान पर्सन था। अरबी, फारसी और बांग्ला भाषा की इनको जानकारी थी। अरबी, फारसी और बांग्ला भाषा की जानकारी इनको थी। और इन्हीं के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पूछा जाता है, इसका डेट भी पूछा जाता है, इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं, इसके स्थान भी पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला का स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, तो आप बताएंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला 1784 में हुआ। इसके संस्थापक विलियम जोन्स थे और कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, हम उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लें। अगर उद्देश्य की बात करें, जो प्राचीन भारतीय परंपराएं थी उन्हीं भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करना था या उन्हीं परंपराओं को उद्घाटित करना था। इसी परिप्रेक्ष्य से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला ने कई प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया, वो पूछे भी जाते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स स्वयं भागवत गीता का जो चार्ल्स विल्किंस थे, जिन्होंने सबसे पहली बार पुस्तक का अनुवाद किया संस्कृत से अंग्रेजी में, भारत में आधुनिक भारत में पहली अनुदित पुस्तक या अनुवादित पुस्तक भागवत गीता है, जिसको चार्ल्स विल्किंस ने अनुवादित किया है। उसकी प्रस्तावना या प्रिम्बल आप कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखा है। ध्यान रखने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो अब इन्हीं के समय में आपने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला की बात कर डाली और इसने भागवत गीता की प्रस्तावना लिखी। इसने का प्राय वारेन हेस्टिंग्स ने। अब प्रश्न बनता है कि जो भागवत गीता है इसका अनुवाद किसने किया था। अनुवाद की बात आए तो चार्ल्स विल्किंस की आप बात करेंगे, और विल्किंस ने जो पहली पुस्तक अनुवादित की हो भागवत गीता है, ठीक है, लेकिन इसके प्रिम्बल वारेन हेस्टिंग्स के समय में उन्होंने लिखा है। फिर इन्हीं के समय में हितोपदेशा संस्कृत ग्रंथ है, हितोपदेशा का भी दूसरी पुस्तक है, इसका अनुवाद किया गया दूसरे क्रम की, इनको चार्ल्स विल्किंस ने ही किया। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1881 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1881 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, किंतु बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन की, ठीक है, जोनाथन डंकन, वो 1792 में, वो क्लाइव साहब के समय में होगी, इसलिए उसको हम क्लाइव के टाइम ड्यूरेशन में लिखेंगे। हम वारेन हेस्टिंग्स पढ़ रहे हैं। फिलहाल कलकत्ता मदरसा पहले देखेंगे, इसका आर्डर क्रम पूछा भी जाता है और स्थान पूछा जाता है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कहाँ हुई। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में 1881 में किया गया। ठीक है। अब इन्हीं के कालखंड में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1786 में, ध्यान रखेंगे, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बन के आता है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए कुछ और बातों की चर्चा कर लें। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कूट में प्रश्न बनते हैं प्रायः इससे, चाहे तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हो, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल सिख युद्ध हो, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो, इनसे प्रायः कूट के प्रश्न बनते हैं, कभी संधियों से प्रश्न बनते हैं।
कभी गवर्नर जनरल से प्रश्न बनते हैं कि किसके समय में हुआ है, तो हमने इस पर कई वीडियो बना चुके हैं। चूँकि यहाँ टू द पॉइंट गवर्नर जनरल के बारे में बात करें, इसलिए बहुत अंदर नहीं जाएंगे। युद्धों के संबंध में चर्चा हम पीछे आपसे कर चुके हैं। तो देखें कि इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, 17, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1775-1782 है। और सालबाई के संधि के माध्यम से पीछे हमने की चर्चा किया है। सालबाई के सन 1782 में सिंधिया जी के माध्यम से, महादजी सिंधिया के माध्यम से यह संधि स्थापित की गई। इसी के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया 1784 से 1784 के बीच में। यह मद्रास के संधि के माध्यम से इसकी अंत हुआ। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। जब 1785 में, ध्यान रखेंगे, 1785 में वारेन हेस्टिंग्स भारत से वापस जाते हैं, तो ब्रिटिश काउंसिल का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर बर्क होता है, जिसको आपने पीछे एडमंड बर्क के रूप में जाना है। इन्होंने कई लोगों के बारे में कमेंट किया है, क्लाइव साहब के बारे में कमेंट किया है। ठीक है, तो एडमंड बर्क ने, जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे, महाभियोग चलाए। इनके साथ अभी हर किताबों में तो बर्क मिलता है, बर्क ने चलाया। लेकिन कभी कभी जब कूट का प्रश्न बन जाता है कि प्रायः आईएएस में प्रश्न बनते हैं, या इन दिनों उत्तर प्रदेश पीसीएस भी प्रश्न का स्टैंडर्ड अपना उठा दिया है, तो आगे की बातें जान लें कि इनके साथ कौन कौन और शामिल था, यह भी जानना जरूरी है। तो चार्ल्स जेम्स थे और फॉक्स थे, शेरिडन और गिलबर्ट एलियट, ये 4 पर्सनालिटी इनके साथ मिलकर महाभियोग चलाए थे। 7 वर्षों तक इनके ऊपर मुकदमा चला, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1788 से 1795 मुकदमा चला। अंत में महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया। और इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे काम किए। अवध के बेगमों के साथ दुर्व्यवहार की बात आ जाए, या नंद कुमार की हत्या की बात आ जाए, तो ऐसे इन्होंने कृत्य किए, जिसके लिए इनके ऊपर वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाए गए थे। तो कुछ कथन आपसे पूछे जाते हैं कुछ गवर्नर जनरलों के बारे में, या इनके बारे में किसने क्या कहा है। तो एडमंड बर्क ने इन्हें चूहा एवं नेवला कहा, इन्हें का मतलब वारेन हेस्टिंग्स को। फिर उसके बाद इन्हीं को अन्याय का मुखिया ही उन्होंने कहा, झूठे बैलों का सौदागर भी कहा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, वो हमने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और इनसे हम ले लें। इन्हीं के समय में 1700, ध्यान रखेंगे, 1787 में 1787 में प्रथम विधि ग्रंथ जिसे आप मनुस्मृति कहते हैं, ये कोड ऑफ जिंटू लॉज, ध्यान रखेंगे, ये कोड ऑफ जिंटू लॉज जो संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इनके अनुवादक थे विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस। वैसे विलियम जोन्स ने और सारे अनुवाद किए हुए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया, तो जाहिर सी बात है विलियम जोन्स ने किया। किंतु वह अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के समय में नहीं, बल्कि कॉर्नवालिस साहब के समय में किया गया था। इसलिए उस पर हम चर्चा यहाँ न करके आगे करेंगे। इसके बाद भी हमारा काम जारी रहेगा, आप लोग इसको देखेंगे, चूँकि शुरू से लेकर अंत तक गवर्नर जनरल के संबंध में बात करेंगे। और आप लोग इसको देखें, लाभान्वित हो। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।